Hello everyone, welcome to पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 का पाठ 2, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वे दिए गए हैं आपके लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें आप ध्यान से करेंगे और जिसे जो भी समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमें क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है जी। और इंग्लिश में लेसन कहते हैं इसे रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन। इन सबको करने से पहले पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो बच्चों शुरू करते हैं, और कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो बताइए। इंग्लिश में कहते हैं रीशेपिंग। ठीक है, बताया था अभी मैंने। और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई दिक्कत है तो हम आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन। सबसे पहले आपको क्या आएंगे, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो एमसीक्यू में आ जाते हैं वे भी इसमें आ जाएंगे। कि जैसे एमसीक्यू में आपसे पूछ रहे हैं कि मेडेवियल जो शब्द है मध्यकालीन शब्द का अर्थ क्या है, तो कई शब्द दे देंगे आपको, तो इसका अर्थ होगा दो युगों के बीच। ठीक है, तो ये वन वर्ड में भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इस लेसन में भारत इंडियन हिस्ट्री में भारतीय इतिहास में किस काल को मध्यकाल का लेटर पार्ट यानी उत्तरार्ध कहा गया है, ये कहा गया है 11वीं से 17वीं शताब्दी की अवधि को। दिल्ली की सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। 6 ईस्वी यानी सीईसी कॉमन एरा। ठीक है जी, जो समझ में ना आए बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें ये पता रहे कि कहीं क्या कुछ गड़बड़ है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, जो हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो। 1192 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया, जिसने सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश का नाम बताइए। ममलुक, जिसको ममलुक को हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान कितने क्रमिक राजवंशों ने शासन किया, ये ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। पूर्व में किस क्षेत्रीय राज्य ने दिल्ली सल्तनत के आगे बढ़ने का कड़ा विरोध किया, कलिंग का पूर्व गंगा साम्राज्य। 1300 ईस्वी के आसपास भारत के सुदूर दक्षिण में किस राजवंश ने शासन किया और सल्तनत का विरोध किया, होयसल राजवंश। ठीक है, लगभग कितने दिल्ली सुल्तानों ने अपने पूरी व्रत को हटाकर सत्या हत्या ली, 3 में से 2 सुल्तान ने अपनी पूरी व्रत जो पूरी व्रती को समाप्त करके अपनी सत्ता हत्या ली। ठीक है, एक दिल्ली के शासन काल की अवधि कितने वर्ष की थी, यानी जो एक दिल्ली का शासन काल था उसकी जो टाइम पीरियड था वो कितना था, एक दिल्ली के शासन काल 9 वर्ष से अधिक था। 14वीं शताब्दी के मोड़ पर किस खिलजी शासक ने उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में सैन्य अभियान चलाए, यानी मिलिट्री कैंपेनिंग करी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित कराई, सिकंदर सानी उपाधि अंकित कराई, जिसका फारसी में अर्थ दूसरा सिकंदर। ठीक है, सिकंदराय सानी। अलाउद्दीन खिलजी का को वह प्रसिद्ध गुलाम जनरल कौन था जिसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान का लीडरशिप की नेतृत्व किया, मलिक गफ्फूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किन मंगोल सेनाओं को भारत में आक्रमण करने से सफलतापूर्वक रोका,
मंगोल साम्राज्य की सेनाओं को। किस तुगलक शासक ने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का सबसे अधिक एक्सपेंशन या विस्तार किया, जिससे उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा एक शासन के अधीन आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी अस्थायी रूप से किस केंद्रीय स्थान पर स्थानांतरित कर ली? यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, दिल्ली से अपनी राजधानी परमानेंट रूप से नहीं, टेम्परेरी रूप से कहाँ करी? तो उन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद, पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था, प्रेजेंट वो संभाजी नगर के पास स्थानांतरित की गई। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा प्रगतिशील लेकिन खराब तकनीकी से क्रियान्वित मुद्रा उपयोग शुरू किया? उन्होंने सस्ते तांबे के सिक्कों से टोकन करेंसी पेश की, जिसका मूल्य सोने या चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया गया। ये जो करेंसी है सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर है। मूर्ति भंजन क्या है? मूर्ति बंधन धार्मिक छवियां या मूर्तियों का अस्वीकृत विनाश करना है, जिन्हें मूर्ति पूजा माना जाता है। यानी जो मूर्तियों की पूजा करते थे उनको मूर्तियों को खत्म कर देना, उन्हें कहते हैं मूर्ति भंजन। पवित्र मूर्ति का वर्णन करने के लिए आइडल या आइकन के बजाय शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों में प्रयुक्त तटस्थ इंग्लिश शब्द क्या है? वह इमेज, जो संस्कृत शब्द मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा या अनुग्रह के रूप में। जजिया क्या था? जजिया गैर मुस्लिम प्रजा पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और सैन्य सेवा से छूट देने के लिए लगाया गया था। यानी जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे, उन पर एक टैक्स लगाया गया कि हम आपको सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं इसलिए, और जो मिलिट्री जो आपकी सेवा है उससे छूट देने के लिए एक टैक्स था। 1398 में ईस्वी में किस क्रूर मध्य एशियाई तुर्क मंगोल विजेता ने दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया? तैमूर। दिल्ली सल्तनत के पतन से पहले कौन सा शासक सबसे लास्ट राजवंश का था? लोधी राजवंश। पूर्वी गंगा राजवंश की किस प्रसिद्ध राजा ने अपने सैन्य विजय की याद में कोणार्क मंदिर सूर्य का निर्माण किया? इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि या तो ये ऐसे आ जाएगा कि राजा नरसिंह फर्स्ट ने, प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो कोणार्क मंदिर का। किसकी याद में कराया? अपने सैन्य विजय की याद में। ठीक है जी। तो राजा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट है पूर्वी गंगा। पूर्वी गंगा राजवंश के किस प्रसिद्ध राजा ने अपने सैन्य विजय की याद में कोणार्क मंदिर का निर्माण? ये तो अभी हो गया हमारा राजा नरसिंह देव प्रथम। मुसनूरी नूरी मुसुनूरी नायक कौन थे? वे एक तेलुगु के सरदार थे। उन्होंने 1330 से 1336 ईस्वी 1330 टू 1336 ईस्वी के आसपास वरंगल से दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को हराने और खदेड़ने के लिए 75 से अधिक नेताओं का एक संघ बनाया। 14वीं शताब्दी के मध्य में किस साम्राज्य ने पतनशील होयसल राज्य को अपना मिला लिया? विजयनगर साम्राज्य। कन्नड़ लोककथाओं में होयसल राजवंश नाम का नाम क्या दर्शाता है? यह होयसाला मानो मारोसाला से आया है। ठीक है, होयसाला में मारोसाला, जो साला नाम के एक युवक को संदर्भित करता है जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए एक शेर से लड़ाई करी थी। यहाँ से आया होयसाला। यानी जो साला नाम के एक युवक को संबोधित किया, साला नाम का एक युवक था जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए शेर से लड़ाई लड़ी थी। 14वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के मध्य में दक्कन में किस स्वतंत्र क्षेत्रीय सल्तनत का उदय हुआ? बहमनी सल्तनत। ठीक है। राणा कुंभा द्वारा अरावली पहाड़ियों में 36 किलोमीटर लंबी दीवार वाला कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला। 14वीं शताब्दी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाई कौन थे? हरिहर और बुक्का। और जो हरिहर बुक्का को हम्पी में अपनी राजधानी स्थापित करने की सलाह देने वाला आध्यात्मिक गुरु संत विद्यारायण। गजपति उपाधि का क्या अर्थ है? हाथियों का स्वामी। क्या मतलब है? हाथियों का स्वामी। नूरपति, अश्वपति और छत्रपति उपाधियों का क्या अर्थ है? नरपति का मतलब होता है बेटा जो नरों में सबसे बढ़िया हो, मनुष्यों का स्वामी। घोड़ों का स्वामी छत्रपति, छत्र का स्वामी, इन सबसे ज्यादा उसमें वो है संप्रभुता, सोवेनिटी। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय द्वारा सुशासन पर किस तेलुगु महाकाव्य की रचना हुई? अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद। ठीक है। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर शहर की सुंदरता और धन का
विश्व शानदार विवरण छोड़ा डेमिंगो पैस। ये हो गए बेटो आपके छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट होते हैं वे हो गए हैं। अब हम कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिन्हें हिंदी कहते हैं लघु क्वेश्चंस। विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? कैसे हुआ विजयनगर साम्राज्य के अंत? 1565 में दक्कन सल्तनत के गठबंधन ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को हरा दिया। राजधानी शहर को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया और साम्राज्य सैन्य गवर्नर यानी नायकों द्वारा शासित छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया, जो तथा 17वीं शताब्दी के मिडिल में समाप्त हो गया, ऐसे खत्म हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया। और इसे किसने जीता? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। बाबर ने कौन सी सैन्य तकनीक पेश की जिससे भारत में बढ़त मिली? बाबर ने नई शुरुआत के बारूद, फील्ड आर्टिलरी तोपों, माचिस की बंदूकों पर भारी भरोसा किया, जो पारंपरिक भारतीय सेना के खिलाफ अधिक प्रभावी थी। बाबर की स्पष्ट आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा या बाबर की यादें, ठीक है। शेर शाह सूरी कौन थे? पढ़ा होगा आपने कहीं शेर शाह सूरी जी के बारे में। जस्ट ए मिनट। शेर शाह सूरी कौन था? उसने क्या हासिल किया? शेर शाह सूरी एक शक्तिशाली अफगान नेता था, जो बहुत पावरफुल था, ठीक है। अफगान का नेता था शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया, उत्तर भारत में अल्पकाल यानी छोटे समय के लिए सूर साम्राज्य की स्थापना करी और कई स्थायी प्रशासनिक और भूमि सुधारों की शुरुआत करी। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन था? ये जो हेमू था, एक सूर शासक के अधीन एक सुकुशल सैन्य कमांडर और कमांडर नॉट कमांडर कमांडर और मुख्यमंत्री वजीर था। उन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हेमूचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि के तहत शासन किया, जिसके बाद 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में भी हार गए और मृत्युदंड उन्हें दे दिया गया। राइट बेबी। अकबर को किस उम्र में राजा घोषित किया गया? अकबर को 13 साल की उम्र में राजा घोषित किया गया। उनका प्राथमिक लक्ष्य सैन्य विजय राजनीतिक गठबंधन के संयोजन के माध्यम से पूरे भारतीय उपकॉन्टिनेंट को मुगल साम्राज्य में मिला लेना था। माध्यकालीन राजपूत इतिहास में जोहर क्या था? जोहर क्या होता था बच्चों? जोहर कहते हैं, जहाँ राजपूत महिला अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या करती थी? सामूहिक आग में छलांग लगा देती थी, ताकि कोई भी जो हार के बाद जो सैनिक द्वारा पकड़ा न जाए, गुलाम बनने से बच जाए, ठीक है। तो ये क्या करती थी? बहुत सारी औरतें मिलकर एक जगह आग लगा लेती थी और सारी औरतें उस आग में कूद जाती थी, जिसे कहते थे जोहर, ठीक है। आप लोग कई फिल्में आई होंगी, उसमें देखा होगा, ठीक है। उसी फिल्में ऐसी है, एक फिल्म ऐसी है जिसमें जोहर के बारे में बताया गया है ना? बताऊंगा, ठीक है। नगर सुलह कुल का क्या अर्थ है? सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ सभी के साथ शांति या सार्वभौमिक सहिष्णुता। यह सम्राट अकबर द्वारा सभी धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ाने के लिए अपनाई गई पॉलिसी थी। अकबर ने किन प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया? महाभारत, रामायण और भागवत गीता और पंचतंत्र, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया? तो सबको पता ही है बाल को कि ताजमहल किसने बनवा दिया, किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने आगरा में किला ताजमहल बनवाया था। यह एक स्थापत्य चमत्कार और उनकी पत्नी मुमताज महल का मकबरा है, जो मुगल कला और वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। औरंगजेब कैसे सत्ता में आया? औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब के जो फादर थे, उन्होंने क्या करा कि भाई बड़े भाई को राजा बना दीजिए। तो उन्होंने क्या किया? युद्धों में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया और अपने भाइयों को मार डाला। अपने पिता, जो बीमार पिता थे शाहजहां को, आगरा के किले में कैद कर दिया, खुद को राजा घोषित कर दिया। ऐसे बाबूजी सत्ते में है। औरंगजेब ने कौन सी धार्मिक नीति फिर से लागू करी जिन्हें अकबर ने समाप्त कर दिया था? एक तो जजिया कर क्या था कि हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाता था, कि एक तो मिलिट्री से भाई सेवा फ्री हो जाएगी और उनको सुरक्षा के लिए, ठीक है। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम पर भेदभावपूर्ण जजिया कर फिर से लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया। अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रमुख मंदिर, स्कूलों, गुरुद्वारों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया। रानी दुर्गावती कौन थी? रानी दुर्गावती मिडिल इंडिया में गढ़ा के गौड़ साम्राज्य की वीर रानी थी। उन्होंने बुद्धिमानी से शासन किया और 1564 में अकबर की सेना से अपने राज्य की रक्षा करते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट,
लाचित लाचित बोरफुकन कौन थे और वे क्यों प्रसिद्ध थे? वे एक ओम सैन्य कमांडर थे जिन कमांडर 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 ये कंफ्यूज हो जाता तो टंग ट्विस्ट हो जाते हैं मेरे। कमांडर थे जिन्होंने आसाम की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट के युद्ध में 30,000 की विशाल मुगल सेना को हराने के लिए 10,000 सैनिकों का नेतृत्व किया। अब लॉन्ग क्वेश्चन 51 से 60 थोड़े ये चलो मेरे बच्चे पकेंगे नहीं है। साम्राज्य की पाइक प्रणाली का वर्णन करो, उन्हें कैसे मदद करे। पाइक प्रणाली ओम साम्राज्य में उपयोग किए जाने वाली एक अनूठी प्रशासनिक और सैन्य श्रम प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक सक्षम वयस्क, जिसे पाइक कहा जाता था, जो यानी जवान पुरुष होता था, भूमि अधिकारों के बदले में रोटेशन यानी बारी बारी से राज्यों को मुफ्त श्रम या सैन्य सेवा देने के लिए बाध्य था। यानी मतलब क्या था, जो जवान लड़का होता था वो भूमि के बदले में क्या करता था, भूमि ले लेते थे अधिकार, रोटेशन या बारी बारी से राज्यों को बार बार मुफ्त सेवा या सेना सेवा देने के, कि हम सेना में हो सकते हो कुछ दिन के लिए मुफ्त, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने ओम राजा का भव्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कराने और युद्ध के दौरान एक स्थायी पेशेवर सेना को बनाए रखने के लिए भारी वित्तीय बोझ के लिए बना एक विशाल अत्यधिक अनुशासित सैन्य बल बनाए रखने की अनुमति दी। इसने पूरी आबादी को राज्य की शासन प्रणाली को हिस्सा बना दिया। ठीक है जी। और मुगलों ने अपना एक्सपेंशन विस्तार सफलतापूर्वक विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक आध्यात्मिक आंदोलन से एक सैन्य भाईचारे यानी खालसा में सिख धर्म के उदय की स्थापना करो। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी द्वारा शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में की गई, जो समानता, इनइक्वालिटी, करुणा और ईश्वर की एकता पर केंद्रित थी। हालांकि जैसे जैसे कुछ मुगल शासक असहिष्णु होते चले गए, सिखों को प्रताड़ित करना शुरू किया, आंदोलन ने खुद को ढाला। सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु को प्रचारित कर मार डालने के बाद उनके पुत्र हरगोबिंद सिंह ने जो मिलिट्री ट्रेनिंग करी और एक सिख सेना का निर्माण किया। बाद में 1675 में जब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी का सार्वजनिक रूप से सिर काट लिया गया, तो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना करी। कब करी उन्होंने खालसा की स्थापना? 1699 में खालसा की स्थापना करी। खालसा न्याय, समानता और अपने विश्वास की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध अनुशासित सैन्य भाईचारा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था नियुक्ता प्रणाली की मुगलों को प्रशासनिक व्यवस्था से तुलना कीजिए। करते हैं तुलना भी। दिल्ली सल्तनत भारी रूप से एकता प्रणाली पर निर्भर था, जहाँ भूमि, क्षेत्र, एकता, कुलीन प्रशासकों को सौंपे जाते थे। ये एकतादार जो क्षेत्रीय सैनिकों को बनाए रखने और स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए इकट्ठे होते थे। ठीक है। लेकिन उनके पद पूरी तरह से गैर वंशानुगत थे, यानी ऐसा नहीं होता था उनका फादर है तो फिर उनका बेटा नहीं। इसके विपरीत अकबर ने अत्यधिक संरचित मनसबदार प्रणाली का उपयोग करते हुए मुगल साम्राज्य को दोबारा से बनाया, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक और सैन्य अधिकारी को विशिष्ट रैंक, यानी उसे कहते हैं रैंक को कहते हैं मनसब, सौंपी जाती थी, जो उनकी स्थिति, वेतन और घुड़सवारों की सटीक संख्या निर्धारित करती थी। जिन्हें उन्हें बनाए रखना होता था, उन्हें या तो नगद में या जागीर नामक भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? जागीरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रणाली ने कैसे काम किया? श्रींस, हुंडी और मंदिर व्यवस्थाओं में जिन जैसे शब्दों का उपयोग करके समझा। श्रेणी, गिल्ड और जातियां, व्यावसायिक समुदाय और श्रेणी ने शासकों से स्वतंत्र रूप से कौशल, ऋण और उत्पादन की गुणवत्ता का मांग करी। हुंडी प्रणाली में गहरे राजनीतिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धन को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए हुंडी का यूज किया। और मंदिर की अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था वो देखेंगे, मंदिर में प्रमुख जो होते थे कार्य करते थे, अपने बड़े पैमाने पर भूमि और धन का दान मिलता है था, जिसका प्रयोग मंदिर प्रबंधक, स्थानीय बुनियादी ढांचे
के निर्माण बनाने जो दान मिलता था, तो मंदिर का जहाँ से कहीं भी कुछ खराब हो जाए वहां से बनवाने के लिए, पानी भरने के लिए, सड़क निर्माण के लिए प्रदान कर देते थे। समुद्री व्यापार को वित्त पोषित करने के लिए करते थे। इसे मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर के सभी धनी क्षेत्रों ने भारत को दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक बनाए रखा। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म सैन्य क्रूरता और राजनीतिक सहिष्णुता के मिश्रण के रूप में सम्राट अकबर के शासन की दोहरी प्रकृति का वर्णन करो। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत निर्दयी विजेता थे। घेराबंदी के दौरान उन्होंने राजनीतिक जो राजपूत सैनिकों की वीरगति प्राप्त करने और जो रानी द्वारा जोहर करने के बाद 30,000 नागरिकों को बेरहमी से नरसंहार कर आज दे दिया। और जब जीवित बच्चे महिलाएं बचे थे उन्हें क्या करा, गुलाम बना दिया। ये तो ये प्रारंभ की क्रूरता। अब बात की सहिष्णुता। जैसे जैसे अकबर जी बड़े होते चले गए, उनका साम्राज्य बढ़ा, उन्होंने महसूस किया केवल सैन्य बल ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, उन्होंने राजपूत के साथ विवाह बंधन गठबंधन बनाना, हिंदू विद्वान टोनल को उच्च पदों पर नियुक्त करना, जजिया को समाप्त करना, सुलह कुल की नीति का घोषणा की। ठीक है, अच्छा। और उन्होंने क्या किया, पवित्र हिंदू ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया ताकि जो पढ़ सके। मुगल साम्राज्य मुगलों के खिलाफ मेवाड़ और अहोम जैसे राज्यों के सैन्य प्रतिरोध में भूगोल ने कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत शक्तिशाली भूमिका निभाई। वो क्या था, महाराणा प्रताप ने अत्यधिक सफल गोरिल्ला युद्ध अभियान चलाने के लिए अरावली पहाड़ी के उबड़ खाबड़ जंगली इलाकों का इस्तेमाल किया। और पहाड़ियों ने भारी मुगल घुड़सवार सेना और तोप खाने को प्रभावी ढंग से तैनात होने से रोक दिया। और स्थानीय भील जो होते हैं आदिवासियों ने के समर्थन से जो हर गुप्त पहाड़ी दर्रे को जानते थे, प्रताप ने अचानक घात लगाकर हमले की और दर्शकों तक पकड़ जाने से बचे रहे। किसकी बात हो रही थी बच्चों, महाराणा प्रताप की। ठीक है जी। ओम साम्राज्य यानी आसाम, ये तो राजस्थान की बात है, ये आसाम की बात है। ठीक है, उन्होंने नदियों का ब्रह्मपुत्र नदी का यूज किया। सराय घाट के युद्ध के दौरान उन्होंने मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के एक संकीर्ण हिस्से में फुसलाया। ठीक है, जहां मुगल बड़ी नावें और पैतरेबाजी नहीं कर सकती थी, और उन्होंने बड़ी मुगल सेना को सफलतापूर्वक कुचल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य लोगों के जीवन और उनके धार्मिक स्तर पर दिल्ली सल्तनत मुगल शासन का क्या प्रभाव पड़ा। इस अवधि में जो पवित्र बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख का भारी विनाश देखा गया। अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, उन सब ने क्या किया, मूर्ति भंजन यानी मूर्तियों को तोड़ दिया। उनका विशाल संचित संपत्ति को लूटने के लिए बड़े बड़े मंदिरों सबको नष्ट कर दिया। जो मंदिर बनारस, मथुरा, सोमनाथ, आम किसानों पर आर्थिक बोझ डाल दिया, और जो किसान थे कुल कृषि का एक 5वां हिस्सा देने के लिए मजबूर किया गया। और राज्य स्तर के उत्पीड़न और कभी कभार होने वाले संघर्षों के बावजूद विभिन्न धर्मों के आम लोग आमतौर पर शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे, और व्यापार, खेती और शिल्प कौशल के साथ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी उनकी रहती थी। और अरे भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप के प्रतिरोध के महत्व और भील जनजाति की भूमिका। यानी अकबर के विरुद्ध जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने क्या करा। महाराणा प्रताप को राजपूत सम्मान और स्वतंत्रता के अंतिम प्रतीक के रूप में माना जाता है। ठीक है, शांति और राजनीतिक शक्ति के लिए अकबर को अधीनता स्वीकार करने वाले अन्य राजपूत शासकों के विपरीत प्रताप ने अत्यधिक कमजोर और घायल साम्राज्य विरासत में मिलने के बावजूद मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे हटने के बाद जंगलों में बेहद कठोर परिस्थितियों में रहे। कौन, महाराणा प्रताप सिंह जी। उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष जारी रखा। जीवित रहने में महत्वपूर्ण कारक भील जनजाति थी। उन्होंने उसको क्या करा, आदि विशेषज्ञ तीरंदाजों के रूप में अटूट समर्थन दिया, और बड़खाबर अरावली हिल्स का महत्वपूर्ण राजनीतिक ज्ञान प्रदान किया, और अविश्वसनीय वफादारी और सेवा ने उन्हें मेवाड़ के शाही प्रतीक चिन्ह में अत्यधिक सम्मानित स्थान दिलाया, जिसमें एक राजपूत राजा के साथ खड़े एक वीर योद्धा को दर्शाया गया है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो क्वेश्चन रह गए। हाँ जी। टोडरमल और शेरशाह सूरी द्वारा स्टार्ट किए गए प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जो आर्थिक सुधारों की व्याख्या की थी, शेरशाह सूरी जी कौन थे? शेरशाह सूरी ने क्या किया, इनका जो बहुत कम रहा है, उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। ठीक है, ये थोड़ा मोटा हो गया ज्यादा ही, है ना, इतना ठीक है। स्थिर चांदी का मुद्रा रुपया हमारे आधुनिक रुपये का गुरुदूत की शुरुआत करें और टैक्स इकट्ठे को संग्रह को मान्यकृत करने के लिए व्यवस्थित भूमि माप स्थापित करे। टोडरमल ने जब्त प्रणाली अकबर के अधीन काम करते। टोडरमल ने 10 साल की अवधि में भूमि फसल की पैदावार और स्थानीय बाजार कीमतों को एक बड़े पैमाने पर क्या क्या सर्वे किया। इस डेटा के आधार पर उन्होंने प्रत्येक फसल के लिए वास्तविक करे दरें तय की, जिन्हें दहलाजाई जब्त प्रणाली भी कहा जाता है। यह जो शोषण को रोका, मुगल खजाने में अत्यधिक राजस्व यानी टैक्स था, स्थिरता लाई और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ही मैं बहुत क्वेश्चन दूंगी बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें देखिए आप। देखते हैं कि मतलब रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है हिंदी का, है ना। तो हिंदी रिस्पॉन्स देख के उसके बाद हम करते हैं। इस अध्याय में, यह अध्याय हमें आज के संदर्भ में मध्यकाल के ऐतिहासिक अत्याचारों और संघर्षों के बारे में किस प्रकार देखने की सलाह देता है। हमें इतिहास के पत्ते तथ्यों को समझना चाहिए, जो सच्चे तथ्य हैं। हमें इतिहास के सच्चे तथ्यों को समझना चाहिए। यह अतीत के अत्याचारों से पीड़ित हमारे गहन सम्मान, सहानुभूति और स्मरण के पात्र है। कोई आधुनिक जिम्मेदारी नहीं है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये जो कार्य सदियों पहले विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। आधुनिक समुदाय और नागरिक पर आज सुदूर अतीत में रहने वाले शासकों के कार्य को बिल्कुल कोई जिम्मेदारी दोष नहीं मानते हैं। आज नफरत या विभाजन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक संघर्षों का उपयोग करने के बजाय हम लोग लचीलेपन से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि विभिन्न समुदाय कैसे सहस्तित्व में रहे और शांतिपूर्ण सहस्तित्व की साझा विरासत और मूल्य को संरक्षित रखने के लिए मिलकर हम सब ने काम किया। तो बच्चों, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है आज यहाँ खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के संग, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि हमारी बहुत हौसला बुलंद सा रहता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा नहीं होता ना पढ़ पढ़ के आप चले जाओ, चैनल सब्सक्राइब ना करो।